इसके पिछले पार्ट में अरमांडो नाम के लड़के ने एमओ के कप्तान हावर्ड को जान से मारने के बाद माइक को भी लगभग मार ही डाला था। असल में अरमांडो अपनी माँ के कहने पर उन सभी लोगों की हत्या कर रहा था जो उसकी पिता की मौत का कारण थे और माइक की वजह से उसके पिता पकड़े गए थे। उस समय माइक एक अंडरकवर एजेंट था जो अरमांडो के पिता का ड्राइवर बना हुआ था और जब आखिर में माइक अरमांडो को मारने जाता है तभी माइक को पता चलता है अरमांडो उसी का बेटा है, तो माइक उससे लड़ना बंद कर देता है। अब इस सच्चाई का पता जैसे ही अरमांडो को लगता है उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है और अपनी माँ की गोली से माइक को बचाता हुआ उस गोली को अपने ऊपर ले लेता है। फिर कैप्टन हावर्ड और बाकी सभी लोगों की हत्या करने की वजह से अरमांडो को उम्र कैद हो जाती है। अब इससे आगे माइक अपनी नई गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के साथ शादी करने के लिए मार्कस के साथ टाइम से शादी की जगह पहुंचने के लिए अपनी कार को फुल स्पीड में दौड़ा रहा होता है। तेज रफ्तार होने की वजह से मार्कस की हालत डर के मारे खराब हो जाती है, तो वो माइक को कार रोककर एक ड्रिंक लेने के लिए कहता है, पर माइक कार नहीं रोकता तो मार्कस उल्टी आने का बहाना बनाकर कार को रुकवा लेता है। इस पर माइक मार्कस को 90 सेकंड्स में ड्रिंक लेकर वापस आने को कहता है। असल में मार्कस को हार्ट ब्लॉकेज की वजह से किसी भी तरह का जंक फूड खाने की मनाही थी। फिर शॉप से ड्रिंक लेते समय मार्कस की नजर हॉट डॉग पर पड़ती है और उसका मन उसे खाने के लिए मचल जाता है, तो वो जल्दी से अपने लिए जैसे ही हॉट डॉग बनवाकर खाने लगता है तभी वहाँ एक चोर चोरी करने आ जाता है। अब मार्कस के लेट होने की वजह से माइक भी शॉप के अंदर आ जाता है और मार्कस के हाथों में हॉट डॉग देखकर उस पर गुस्सा होते हुए उसको वापस कार में जाकर बैठने को कहता है। उसका गुस्सा देखकर मार्कस उस पर गन ताने चोर से कहता है, सॉरी सर, मुझे अब जाना होगा। तभी वो एक ही झटके में चोर से उसकी गन छीन लेता है और माइक चोर के पैर में गोली मारकर मार्कस के साथ वहाँ से निकल जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करता है। शादी में माइक की पहली गर्लफ्रेंड रीटा अपने नए बॉयफ्रेंड लॉकवुड जो मियामी के मेयर के पद का उम्मीदवार होता है उसी के साथ आती है। हावर्ड की मौत के बाद रीटा ही अब एएमओ की कैप्टन थी। वहीं माइक के एएमओ के साथ ही डोरन और केली भी होते हैं। साथ ही हावर्ड की बेटी जूडी जो अमेरिकी मार्शल है अपनी बेटी के साथ आती है। मार्कस उसकी शादी को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करता हुआ खूब डांस करता है, लेकिन डांस करते हुए उसे अचानक से हार्ट अटैक पड़ जाता है और उसे महसूस होता है कि जैसे वो पानी में डूब गया हो। माइक उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ एक पल में मार्कस के सामने उसकी पूरी जिंदगी रिवाइंड हो जाती है। वो अपने आप को समुद्र के किनारे पाता है। वहीं कैप्टन हार्वर्ड उसके सामने आकर उससे कहते हैं, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, और कुछ उसके कान में कहते हैं। मार्कस मुस्कुराता है और तभी उसे हॉस्पिटल में होश आ जाता है। वो तुरंत अपने रूम से निकलकर हॉस्पिटल की छत के किनारे पर अपनी बाहें फैलाकर खड़ा हो जाता है। उसको एक नया जीवन मिला था, तो माइक धीरे से उसे पीछे हटने के लिए कहता है। इस पर वो माइक को बताता है कि तुम डरो मत, अभी मेरा टाइम नहीं आया है। माइक फिर भी उसे नीचे उतार लेता है। मार्कस उसको गले लगाकर उसे बताता है एक तूफान आ रहा है और चीजें बद से बदतर होने वाली हैं। ये तुम्हारी परीक्षा का समय है। फिर उसी रात जेम्स नाम का आदमी एक कार्टेल ऑपरेटर के पास आता है। उस कार्टेल ऑपरेटर का काम आपराधिक संगठनों के लिए पैसे का लेन देन करना था। जेम्स 170 करोड़ रुपए कैप्टन हावर्ड के अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कार्टेल ऑपरेटर से उसी के अकाउंट का पासवर्ड मांगता है, लेकिन उसके मना करने पर जेम्स कार्टेल की घरवाली को उसके अवैध संबंध के बारे में बताने की धमकी देता है, जिस वजह से कार्टेल उसे अपने अकाउंट का पासवर्ड दे देता है। जेम्स वो पैसा अपने हैकरों की मदद से 2004 से लेकर 2020 तक के बीच के समय में अलग अलग किस्तों में कैप्टन हावर्ड के अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता है। उसके बाद जेम्स उसी की गर्लफ्रेंड के हाथों में बंदूक को रखकर कार्टेल को गोली मारकर उसकी गर्लफ्रेंड को भी गोली मार देता है और ये खबर फैलवा देता है कि जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड को पता चला कि कार्टेल उससे शादी नहीं करेगा तो उसने गुस्से में कार्टेल को गोली मार दी और उसके बॉडीगार्ड के बीच में आने से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे भी गोली मार दी। लेकिन जब उसकी गर्लफ्रेंड को ये एहसास हुआ कि अब वो भी नहीं बच सकती तो उसने खुद को भी गोली मार ली। इधर दूसरी तरफ मार्कस अस्पताल से जल्दी छूटकर अपने घर आ जाता है। माइक वहाँ चुपचाप सबको उसकी हरकतों के बारे में बता देता है कि वो अस्पताल की छत पर नंगा खड़ा हुआ अजीबोगरीब बातें कर रहा था। अब घर में मार्कस को उसका चिकन टिक्का नहीं मिलता तो उसको लगता है कि वो उसके दामाद ने खा लिया, तो वो अपने दामाद से लड़ता हुआ कहता है कि जाकर अपने लिए कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते। इस पर उसका दामाद जवाब देता है कि मैं एक यूएस मरीन हूँ, तो मार्कस उसको ड्यूटी पर जाने के लिए कहता है। इस पर वो जवाब देता है वो पहले से ही छुट्टियों में आया हुआ है। उसके बाद मार्कस अपने खाने के सामान का पता लगाने के लिए अपने घर में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग को देखता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने ही उसके खाने का सामान फेंका है। तो उसकी पत्नी उसे बताती है डॉक्टरों ने किसी भी तरह का ऑयली खाना खाने से तुम्हें मना किया है और उसे खाने के लिए सलाद देती है। फिर उसी रात माइक सोते हुए अपनी अच्छी बुरी यादों को रिवाइंड होते हुए देखता है। उसे पैनिक अटैक आया था जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं। अगली सुबह माइक को न्यूज चैनल से पता चलता है कि उनका पूर्व कैप्टन हावर्ड अपराधी संगठनों के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ था और वो एक करप्ट ऑफिसर था। इस खबर का पता लगते ही माइक मार्कस के साथ सीधे हेडक्वार्टर आ जाता है। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं था कि हावर्ड ऐसा कर सकते हैं। तो वहाँ लॉकवुड उसको बताता है 2 हफ्ते पहले एक कार्टेल ऑपरेटर की मौत हुई थी। उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हावर्ड का नंबर मिला है जिसमें वो हावर्ड से सालों
से बात और पैसे का लेन देन करता रहा था और वो अब तक तकरीबन 170 करोड़ रुपए का लेन देन कर चुके हैं। अब इस केस की जांच FBI करेगी। लेकिन हावर्ड को गाली देने पर माइक उस FBI अधिकारी से भिड़ जाता है। तभी हावर्ड की बेटी जूडी वहां आकर उन सबसे रिक्वेस्ट करती है कि उसके पिता के ऊपर लगाए गए इल्जामों की जांच निष्पक्ष और जल्दी की जाए। साथ ही वो अपने पास खड़े माइक से कहती है, अगर तुम्हारा नाजायज बेटा ना होता तो आज मेरे पिता जिंदा होते, और अगर तुम्हारा बेटा कभी मेरे सामने आया तो मैं उसे गोली मार दूंगी। उसके बाद कार्टेल के साथ हावर्ड के संबंधों की सच्चाई का पता लगाने के लिए माइक और मार्कस सीधा अरमांडो से मिलने जेल चले जाते हैं, क्योंकि एक समय पूरे कार्टेल को वही चला रहा था। उसके पूछने पर अरमांडो ने बताता है कि हावर्ड एक ईमानदार आदमी था, उसने कार्टेल के साथ कभी कोई डील नहीं करी। तो माइक उससे पूछता है, तो फिर तुमने उन्हें क्यों मारा? इस पर अरमांडो बताता है, हावर्ड को मेरी माँ की हिट लिस्ट में तुम्हारे ही डिपार्टमेंट के लोगों ने डलवाया था। तुम्हारे लोग उन्हें अपराधी की तरह दिखाकर उन्हें मार डालना चाहते थे, और अब तुम दोनों को शतरंज के प्यादों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो माइक उससे हावर्ड को फंसाने वाले आदमी का नाम पूछता है। तो अरमांडो बताता है, मैं उस आदमी का नाम तो नहीं जानता, लेकिन मैंने उसे एक बार देखा था। वो सिर्फ मेरी माँ के साथ डील करता था। वहीं दूसरी तरफ जेम्स अपने गुप्त ठिकाने पर हावर्ड की फाइल और ऑफिस कंप्यूटर की जांच करके ये पता लगाने की कोशिश करता है कि हावर्ड के पास उसके खिलाफ क्या सबूत थे, पर उसको उनमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो हावर्ड के पर्सनल लैपटॉप को पासवर्ड डालकर ओपन करता है, तभी एक वीडियो फाइल अपने आप माइक और मार्कस के मोबाइल पर सेंड हो जाती है। मैसेज मिलते ही वो दोनों चौंक जाते हैं कि हावर्ड का नंबर कौन यूज कर रहा है। वो उनके मैसेज को खोलते हैं। उसमें हावर्ड बताता है, इस वीडियो के मिलने का मतलब है कि मैं अब मर चुका हूँ, और अपने डिपार्टमेंट में गद्दार होने की बात कहते हैं। साथ ही वो उन दोनों को किसी पर भरोसा न करने की सलाह देते हैं, और आगे की कहानी को जानने के लिए वो कोड वर्ड में बताते हैं कि वो उनकी टीम के साथ पहले कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करने वाले फ्लेचर से जाकर मिलें। तो वो सीधा फ्लेचर के पास पहुंच जाते हैं। फ्लेचर अब एक NFT आर्टिस्ट बन चुका था जो डिजिटल आर्ट बनाया करता था। वो इशारों में उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हावर्ड ने जो उसे छुपाने को कहा था वो उसकी आर्ट्स में छुपा हुआ है। लेकिन कुछ भी साफ समझ ना आने पर मार्कस गुस्से से उस पर गन तान देता है। वहाँ जेम्स भी होता है, तो वो चुपचाप फ्लेचर को गोली मार देता है, और सबको लगता है कि गोली मार्कस ने चलाई है। वहीं उन दोनों को जेम्स की पीछे से झलक दिखाई देती है और वहाँ ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगती हैं। इतने में मार्कस को कॉकटेल पीने का मौका मिल जाता है। अब क्योंकि उसको लगता था कि वो मरकर वापस आया है, इसीलिए अब वो अमर है और कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो वो उन गोलियों के बीच में खड़ा होकर जेम्स के लोगों पर गोलियां बरसा देता है। उससे जेम्स के लोग उस एग्जीबिशन से निकलकर सड़क पर भागने लगते हैं। तो माइक और मार्कस उनका पीछे भागते हुए गोलियां चलाते रहते हैं। लेकिन तभी माइक को फिर से पैनिक अटैक आता है और कुछ पल के लिए वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जेम्स जैसे ही उसे अपनी वैन से टक्कर मारने वाला होता है, तभी मार्कस उसे बचा लेता है। फिर एग्जीबिशन में एविडेंस की जांच करते हुए केली को फ्लेचर की NFT पर एक बार कोड मिलता है। वो अपनी वैन में जाकर उस बार कोड को ओपन करके देखते हैं। असल में वो हावर्ड के एक वीडियो का लिंक होता है। उस वीडियो में वो बताता है, आज से 9 साल पहले हम एक ड्रग शिपमेंट पर रेड करने वाले थे, लेकिन वो शिपमेंट ही गायब हो गई थी और मुझे उसकी जांच तक नहीं करने दी। लेकिन मैंने चुपचाप उसकी जांच करवाई, तो मुझे हमारे डिपार्टमेंट के करप्शन के बारे में पता चला। फिर मैंने सबूतों की फाइल को सबसे छुपाकर एक स्टोरेज यूनिट में रख दिया, जिस स्टोरेज यूनिट में मैंने 2004 में 150 किलो ड्रग जब्त करके रखी थी। लेकिन मैंने उस ड्रग को कभी रिकॉर्ड्स में नहीं चढ़ाया था। अब तुम दोनों उस फाइल को ढूंढकर इस पूरे खेल का भांडा फोड़ दो। फिर माइक उस स्टोर यूनिट का पता लगाने के लिए डोरन और कैली को पुलिस हेडक्वार्टर जाकर उनके केस लिस्ट में से जो माउंट नाम की एशियन गैंग की फाइल की जांच करने को कहता है। इधर जेल के अंदर कुछ लोग अरमांडो पर जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन अरमांडो हमला करने वालों को ही मार देता है। उसके बाद माइक तुरंत हेडक्वार्टर जाकर रीटा और लॉकवुड को बताता है अरमांडो साबित कर सकता है कि कैप्टन हावर्ड बेकसूर थे और वो उस आदमी को पहचान सकता है जिसने कैप्टन हावर्ड को फंसाया है। इसीलिए उनको फंसाने वाले लोगों ने मेरे बेटे अरमांडो को भी जान से मारने की कोशिश की है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हावर्ड की सच्चाई जानने के लिए आप लोग अरमांडो को हमारी जेल में शिफ्ट करवा लो। तो लॉकवुड उसकी बात मान जाता है और माइक से ही उसे मियामी लेकर आने के लिए कहता है। तभी डोरन माइक को कॉल करके बताता है कि उन्हें स्टोरेज यूनिट मिल गया है। फिर माइक और मार्कस अरमांडो को एक जाल में बंद करके मियामी ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं। लेकिन उस US मार्शल के हेलीकॉप्टर में जेम्स अपने लोगों के साथ पहले से ही मौजूद होता है। वो पायलट की गर्दन पर चक्कू रखवाकर कंट्रोल रूम के लिए एक मैसेज पढ़वाता है कि जिस कैदी को वो लोग ले जा रहे थे वो माइक और मार्कस की मदद से भाग गया है और हमारे लोगों को गोली लगी है। इतना बुलवाते ही जेम्स उस पायलट की गर्दन को ही काट देता है। फिर वो हेलीकॉप्टर के पीछे का गेट खोलकर कॉकपिट से बाहर निकलकर गोलियां बरसा देता है, जिससे हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगता है। तो पैराशूट पहने जेम्स अरमांडो के जाल की रस्सी को खोलकर हेलीकॉप्टर में एक ब्लास्ट करके नीचे कूद जाता है। तभी माइक उस रस्सी को पकड़कर उसे नीचे गिरने
गिरने से रोकने लगता है, लेकिन रस्सी उससे छूट जाती है तो मार्कस उसे पकड़ लेता है। अब इससे पहले कि जाल की रस्सी टूट जाती, इतने में माइक बड़ी मुश्किल से उस जाल को चाबी से खोलकर अरमांडो को बाहर निकाल लेता है। फिर अरमांडो मार्कस के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर की पानी में क्रैश लैंडिंग करवाता है। पानी से बाहर निकलकर अरमांडो उन दोनों से उनका फोन फिकवा देता है और फिर वो तीनों मियामी पहुंचने के लिए रास्ता खोजने लगते हैं। इधर पुलिस वाले उन्हें भगोड़ा घोषित कर देते हैं और जूडी अपनी टीम के साथ उन्हें ढूंढने निकल जाती है। साथ ही पुलिस वाले माइक और मार्कस दोनों की फैमिलियों से पूछताछ करते हैं। उनके बचने की खबर जेम्स को भी लग जाती है तो जेम्स उन्हें ढूंढने के लिए 41 करोड़ का इनाम रख देता है। फिर दिन निकलते ही उन लोगों को जंगल के किनारे बसे लोगों की वैन मिलती है तो वो उन लोगों के कपड़े चुराकर अपने कपड़े बदल लेते हैं, लेकिन वो पकड़े जाते हैं तो अरमांडो उन्हीं की गाड़ी चुराकर माइक और मार्कस को वहां से निकाल ले जाता है। रास्ते में मार्कस माइक और अरमांडो की सुलह कराने की बहुत कोशिश करता है। अब शहर पहुंचते पहुंचते उनकी कार खराब हो जाती है तो माइक वहीं पास में रहने वाली एक क्लब ओनर के पास मदद मांगने जाता है। वो कभी माइक की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो उल्टा उन्हें पकड़वा देती है। पर उनके ऊपर रखे हुए इनाम को लेने के लिए पुराने गैंग का लीडर बुचर वहां आकर दूसरे गैंग को गोलियों से भून देता है। फिर मौका मिलते ही माइक और मार्कस बुचर को अपनी वैन से ही टक्कर मार देते हैं, लेकिन उसके लोग उनकी वैन में आग लगा देते हैं। आग वैन के अंदर भी आ जाती है। फिर अरमांडो जैसे ही अंदर की आग बुझाने के लिए वैन का दरवाजा खोलता है, तभी सामने से पुलिस की गाड़ी आ जाती है। उसमें बैठी हुई जूडी अरमांडो को देखकर उस पर गोलियां बरसा देती है। तभी वैन में ब्लास्ट होने से पहले वो तीनों वैन से बाहर कूदकर भाग जाते हैं और जूडी उन्हें ढूंढती रह जाती है। अगली सुबह माइक और मार्कस डोरेन के घर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि वो और कैली लिव इन में हैं। उसके बाद हावर्ड की फाइल को कई घंटे जांचने के बाद अरमांडो को जेम्स की फोटो मिल जाती है तो डोरेन तुरंत उस आदमी की फोटो से पता लगा लेता है कि उसका नाम जेम्स है और वो पूर्व DEA ऑफिसर था। उसे कार्टेल के लोगों ने किडनैप करके बहुत टॉर्चर किया था और उससे सब कुछ उगलवा लिया था और फिर उसने अपना नाम छुपाने के लिए कैप्टन हावर्ड को मरवाया। माइक ये सारी बातें रीटा को बता देता है कि कैप्टन को फंसाने वाले का नाम जेम्स है और उसी ने हेलीकॉप्टर के अंदर हम पर हमला किया था। रीटा ये सारी बात लॉकवुड को भी बता देती है कि माइक को डिपार्टमेंट के करप्शन वाली फाइल मिल गई है और हावर्ड बेकसूर थे। अब फाइल के बारे में जानकारी जेम्स को भी लग जाती है तो वो अपने लोगों को मार्कस के परिवार को किडनैप करने के लिए उसके घर भेजता है। तभी डोरन को मार्कस के घर के CCTV कैमरे में कुछ लोग हथियार के साथ घर के बाहर नजर आते हैं तो वो तुरंत 911 पर कॉल करके उन्हें मार्कस के घर पहुंचने के लिए कहता है। इतने में मार्कस अपने दामाद को फोन करके बता देता है कि दुश्मन दरवाजे पर है और घर में घुसने वाला है तो वो जल्दी से अपनी बीवी और सास को स्टोर रूम में बंद करके घर में घुसे 12 लोगों को तूफान की तेजी के साथ मारता चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेम्स अपने आदमियों के साथ जाकर माइक की बीवी को पकड़ लेता है। उसको वहाँ जूडी की बेटी भी मिल जाती है। जेम्स उन दोनों के बदले माइक से अरमांडो और कैप्टन हावर्ड की फाइल मांगता है, लेकिन माइक को ये समझ नहीं आता कि आखिरकार जेम्स को ये सारी खबर कैसे मिली कि हमको फाइल मिली है और हमको उसका नाम भी पता है। तो मार्कस उससे कहता है कि हमने ये सारी बात सिर्फ रीटा को बताई थी। तभी उन्हें लॉकवुड पर शक हो जाता है और वो सारी बात रीटा को कॉल करके बता देता है। लिफ्ट में जाते हुए रीटा लॉकवुड के मोबाइल को छीनकर देख लेती है कि जो उसने अभी उसे बताया था कि उसको कुछ नया पता चला है तो लॉकवुड वो सब टाइप करके किसी को सेंड कर रहा था। अब लॉकवुड भी समझ जाता है कि उसकी पोल खुल चुकी है तो वो लिफ्ट के अंदर ही रीटा से लड़ने लगता है। फिर लॉकवुड जैसे ही रीटा का गला घोटकर उसे मारने वाला होता है तभी डोरन और कैली वहाँ आकर उसे बचा लेते हैं। वो उन दोनों को लेकर हेडक्वार्टर आ जाते हैं। वहाँ रीटा लॉकवुड को उसके किए की सफाई देने का मौका देती है, लेकिन असल में रीटा उसकी वॉइस सैंपल ले रही थी जिससे वो सॉफ्टवेयर की मदद से माइक की आवाज को लॉकवुड की आवाज में बदलकर जेम्स को कॉल करके बताता है कि क्रिस्टीन और जूडी की बेटी को लेकर वो लोग पुराने क्रोकोडाइल पार्क में आ जाएं और सुबह तक मैं भी पहुंच जाऊंगा। जेम्स वहां पहले ही पहुंच जाता है और लॉकवुड के वहां पहुंचने पर जेम्स को कुछ शक हो जाता है, लेकिन माइक घबराहट की वजह से अपनी स्नाइपर गन से जेम्स को शूट नहीं कर पाता। तभी जेम्स का आदमी देखता है कि अरमांडो पानी के नीचे है। अब इससे पहले वो अरमांडो को मार पाता, अरमांडो उसे गोलियों से भून देता है। तभी जेम्स सबको लेकर वापस पार्क की बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। डोरन जेम्स के स्नाइपर को मारने के लिए अपने ड्रोन से उस पर ग्रेनेड गिरा देता है। उसी समय माइक को फिर से पैनिक अटैक आता है। तभी उसको अपने सामने हावर्ड की आत्मा दिखाई देती है जो उससे कहती है कोई बात नहीं, तुमने पूरी कोशिश की। उनकी ये बात सुनकर माइक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी मार्कस उसको चांटा मारकर होश में लेकर आता है और फिर वो दोनों ठीक पहले के जैसे बैड बॉयज की तरह जेम्स के लोगों पर गोलियां बरसा देते
हैं। फिर डोरन अपने ड्रोन्स की मदद से पार्क की बिल्डिंग के अंदर स्मोक बम फोड़ता चला जाता है, जिससे वहाँ धुआं ही धुआं हो जाता है। अब बिल्डिंग के अंदर उन सबकी जबरदस्त फाइट होती है। इतने में लॉकवुड मौका पाकर प्लेन लेकर वहाँ से भागने लगता है, तो रीटा उसके प्लेन पर बम मार देती है, जिससे वो प्लेन वापस पार्क की बिल्डिंग में घुस जाता है। अरमांडो उस प्लेन की चपेट में आने से जूडी की बेटी को बाल बाल बचा लेता है और उससे कहता है कि मुझे माइक ने भेजा है, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। और फिर जूडी की बेटी को जेम्स के लोगों से बचाने के चक्कर में खुद ही बुरी तरह से घायल होकर वहीं गिर जाता है। अब वहाँ से भागते हुए जूडी की बेटी को ख्याल आता है कि आखिर अरमांडो ने उसकी जान बचाई है, इसीलिए वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, तो वो तुरंत उसे उठाकर बाहर ले आती है। इतने में जूडी भी वहाँ पहुँच जाती है। वहीं लॉकवुड डोरन को गोली मार देता है, तो रीटा उसे लात मारकर मगरमच्छ के पानी में फेंक देती है। पानी में गिरते ही मगरमच्छ उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ समुद्र के किनारे जेम्स माइक के ही सामने उसकी पत्नी और मार्कस को अपनी गन पॉइंट पर लेकर माइक से पूछता है, तुम इन दोनों में से किसको बचाना चाहोगे? तो माइक जवाब देता है कि तुम्हें पता नहीं, इन दोनों में से एक अमर है। और तभी माइक मार्कस को गोली मार देता है। उसके नीचे गिरते ही माइक जेम्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसे मार डालता है। असल में माइक ने मार्कस के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली चलाई थी, जिससे वो बच गया था। दूसरी तरफ जूडी अरमांडो को ढूंढ लेती है और जैसे ही उसे गोली मारने वाली होती है, तभी उसकी बेटी उसके सामने आकर उससे कहती है, इसने मेरी जान बचाई है, इसे बख्श दो। तो जूडी ना चाहते हुए भी उसे छोड़ देती है और माइक से उसे कहीं दूर भेज देने के लिए कहती है। माइक अरमांडो को एक बोट में बैठाकर वहाँ से दूर चले जाने को कहता है। उसके बाद सबूत मिलने से हावर्ड बेकसूर साबित हो जाते हैं। फिर माइक और मार्कस अपनी फैमिली और रीटा के साथ मिलकर पिकनिक एंजॉय कर रहे होते हैं। साथ ही वो पहली बार मार्कस के दामाद की बहादुरी की तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर वो भी खुश हो जाता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।